राणा सांगा अमर चित्रक था। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने आक्रमणकारियों को राजस्थान से बाहर खदेड़कर छोटे छोटे अनेक राज्यों को मिलाकर एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। राणा सांगा उनके एक सुयोग्य उत्तराधिकारी थे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का एक बड़ा भूभाग विदेशी शासकों के अधीन था। राणा सांगा ने उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने का साहसिक प्रयास किया था। अनेक लड़ाइयां लड़ने वाले इस महान योद्धा के शरीर पर 80 घावों के निशान थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी एक आंख और एक हाथ भी खोना पड़ा था। मार्च 1527 में उन्होंने खानवा के मैदान में बाबर के विरुद्ध एक निर्णयात्मक लड़ाई लड़ी थी। उनकी जीत निश्चित थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सेनापति शिलादित्य दुश्मन से जा मिला। पराजित राणा सांगा को मेवाड़ छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। तब उन्होंने प्रण किया था, मेवाड़ की धरती पर मैं तब तक पैर नहीं रखूंगा जब तक अपने अपमान का बदला नहीं लेता। लेकिन अफसोस, वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके और अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए बिना ही इस संसार से चल बसे। उनकी आदर्श देशभक्ति से राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष भी प्रेरणा लेते रहे। भारत के इस लौह पुरुष की अद्भुत वीरता की कहानी कर्नल टाड का राजस्थान नामक पुस्तक के आधार पर यहाँ प्रस्तुत है। राणा सांगा 16वीं सदी के पूर्वार्ध में मेवाड़ पर शासन करके राणा रायमल ने अपने पराक्रम से राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं में 4 चांद लगाए। लेकिन उनके तीनों बेटे सांगा, पृथ्वीराज और जयमल जीवन भर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हमारे बेटों की आपसी फूट एक दिन हमारे राज्य को तहस नहस करके रहेगी। रानी ने पूछा, पर वे क्यों लड़ते रहते हैं? राजा ने कहा, मेरे बाद तीनों ही मेवाड़ की राजगद्दी पाना चाहते हैं। रानी बोली, किंतु सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो बड़े बेटे सांगा को है। राजा ने कहा, तीनों ही यह बात जानते हैं, किंतु तुम्हारे भाई सूरजमल ने तीनों के कान भर भर कर एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। रानी बोली, मेरी समझ में नहीं आता, वह ऐसा क्यों कर रहा है? रायमल के लाख प्रयत्न करने पर भी राजकुमारों के रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे छोटी छोटी बात पर भी तलवारें निकालकर लड़ने लगते। एक दिन पृथ्वीराज बोला, मेवाड़ पर राज्य करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। सांगा ने कहा, किंतु मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी मैं हूँ। पृथ्वीराज बोला, मानता हूँ, किंतु तुम सिंहासन के योग्य नहीं हो। सांगा क्रोध में बोला, कौन कहता है? इससे पहले कि सांगा कुछ कहता, सूरजमल बोल उठा, तुम भूलते हो पृथ्वीराज, प्रजा जिसे चाहती है वही राजा बनता है। पृथ्वीराज बोला, मैं प्रजा में नहीं, शक्ति में विश्वास रखता हूँ। सांगा कुछ कहने ही वाला था कि राजा ने आकर कहा, अब तो चारणी देवी ही इस झगड़े का निर्णय कर सकती हैं। उनकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। वे चारों घोड़ों पर सवार हो रवाना हुए। कुछ देर बाद वे चारणी देवी के मंदिर में पहुंचे। पृथ्वीराज पुजारी से बोला, हम देवी माँ से कुछ जानने आए हैं। पुजारी बोला, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? पृथ्वीराज बोला, यही कि हम में से मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। पुजारी ने कहा, कृपया आप लोग वहां बैठिए। आपका प्रश्न मैं देवी माँ के सामने रखूंगा। उनकी सेविका आकर उत्तर बताएगी। राजा ने पूछा, सांगा, यदि मेवाड़ का राज्य तुम्हें न मिला तो क्या करोगे? मंदिर के शांत वातावरण का अद्भुत प्रभाव सांगा पर पड़ रहा था। अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करने का उसका जरा भी मन नहीं हो रहा था। वह बोला, मैं मेवाड़ से कहीं दूर चला जाऊंगा और एक नया राज्य स्थापित करूंगा। किंतु पृथ्वीराज बोला, यदि मेवाड़ का राज्य तुम्हें मिला तो मुझे मारकर ही राजा बन पाओगे।
इस बीच पुजारी उस सेविका के साथ लौटा जो देवी माँ की भविष्यवाणी सुनाती थी। राजा ने कहा, वे दोनों देवी माँ का उत्तर सुनाने आ रहे हैं। सेविका ने हाथ से बकछल्ले की तरफ संकेत किया जिस पर सांगा बैठा था और सूरजमल ने घुटने टेक रखे थे। सांगा बोला, इसका अर्थ है मेवाड़ का राज्य मुझे मिलेगा। सूरजमल बोला, जिसका एक भाग मेरा होगा। पृथ्वीराज सोच रहा था, तो यह सब इनकी मिलीभगत थी। क्रोध में पागल पृथ्वीराज तलवार लेकर सांगा पर झपटा और मन में सोचा, पहले मैं सिंह को मार लूं, फिर गीदड़ को भी मजा चखाऊंगा। वार बचाने के लिए सूरजमल आगे की ओर उछला लेकिन उसे तलवार का गहरा घाव लगा। जब सांगा ने यह देखा तो सोचने लगा, भाई के साथ मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ूंगा, और इस मंदिर में तो कभी नहीं। वह बाहर भागा और घोड़े पर सवार हो गया। पृथ्वीराज बोला, रुक जाओ सांगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। पृथ्वीराज ने निशाना साधकर तीर चलाया। तीर सांगा की आंख में लगा और वह सदा के लिए काना हो गया। सांगा को मारने के लिए पृथ्वीराज जाने ही वाला था। मामा ने कहा, भगवान के लिए यह सब बंद करो पृथ्वीराज। पृथ्वीराज बोला, तब मैं पहले आपकी खबर लूंगा मामा। इस बीच सांगा ने सोचा, पृथ्वीराज का ध्यान बंट गया है, यहां से तुरंत भागना ही अच्छा होगा। बड़ी मुश्किल से सांगा फिर घोड़े पर सवार हुआ। उसे भागता हुआ देखकर पृथ्वीराज चिल्लाया, सांगा का पीछा करो जयमल, उसे जीवित मत छोड़ो। जयमल बोला, घबराओ नहीं पृथ्वीराज, सांगा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। जयमल चिल्लाया, रुक जाओ सांगा, मैं कहता हूं रुको। उसी समय वीदा नाम का एक व्यापारी मेवाई से बाहर जाने की तैयारी में अपने बाल बच्चे से विदा ले रहा था। अचानक वह देखकर बोला, राजकुमार, वे लोग इधर ही आ रहे हैं। कुछ क्षण बाद घायल सांगा का घोड़ा वीदा के सामने आकर रुक गया। वीदा बोला, युवराज सांगा, आप तो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सांगा को घोड़े से उतार कर वीदा अपनी पत्नी से बोला, जल्दी इन्हें पिछवाड़े मेरे घोड़े के पास ले जाओ, जयमल से मैं निबट लूंगा। वीदा की पत्नी सांगा को लेकर गई ही थी कि जयमल आ पहुंचा। जयमल ने पूछा, सांगा कहाँ है? वीदा बोला, मैं जान दे दूंगा पर बताऊंगा नहीं। क्रोध में पागल जयमल तलवार लेकर वीदा पर झपटा। वीदा सोच रहा था, इस लड़ाई के कारण कुमार सांगा बहुत दूर जा चुके होंगे। वीदा जयमल को रोकने में सफल तो हुआ पर उसे जान से हाथ धोना पड़ा। इस बीच मौका पाकर वीदा के घोड़े पर सांगा निकल भागा। वह बुदबुदाया, पृथ्वीराज किसी भी मूल्य पर सिंहासन लेना चाहता है। भाइयों की लड़ाई से हमारे शत्रुओं का ही लाभ होगा। नहीं, मैं अब मेवाड़ वापस नहीं जाऊंगा। और सांगा चित्तौड़ से बहुत दूर जंगलों में चला गया। कुछ घंटे बाद सांगा की भेंट कुछ गडरियों से हुई। उसने उनसे काम मांगा। गडरियों ने कहा, क्या तुम हमारे लिए खाना पका सकते हो? हमारी भेड़ बकरियां चरा सकते हो? सांगा बोला, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन राजकुमार सांगा रसोइये के रूप में असफल रहा। एक गडरियों ने कहा, अरे वह किसी काम का नहीं। दूसरा बोला, उसे साथ रखने से कोई लाभ नहीं। तीसरा बोला, उसके घावों को देखकर लगता है वह कोई भगोड़ा डाकू है। उनकी रोज रोज की गाली गलौज से सांगा का मन जल्दी ही ऊब गया। वह सोचने लगा, मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक दिन घुड़सवारों को देख सांगा सोचने लगा, सशस्त्र घुड़सवार, शायद वे विद्रोही राजपूत हैं।
घुड़सवारों ने सांगा से पूछा, कौन हो तुम? सांगा सोचने लगा, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। क्यों न इनसे कुछ हथियार मांग लूं? सांगा घुड़सवारों से बोला, मुझे संग्राम सिंह कहते हैं। मैं भी राजपूत हूँ, किंतु अपनी रक्षा के लिए भी मेरे पास हथियार नहीं। घुड़सवारों ने कहा, तो हमसे ले लो। तुम हमारे दल में क्यों नहीं मिल जाते? सांगा बोला, मुझे खुशी होगी। और मन ही मन सोचने लगा, लगता है मेरा भाग्य पलट रहा है। घुड़सवारों ने कहा, तो चलो, हम तुम्हें अपने सरदार से मिलवाते हैं। वे सांगा को अपने सरदार करमचंद के सामने ले गए और उससे कहा, यह वीर युवक संग्राम सिंह हमारे साथ काम करना चाहता है। सरदार बोला, आशा है तुम एक बहादुर डाकू बनोगे। सांगा मन ही मन सोचने लगा, ओह, तो ये लोग डाकू हैं। इससे पहले कि सांगा कुछ कहता, करमचंद की बेटी वहां आ गई। सरदार उससे बोला, संग्राम को अंदर ले जाओ और इसकी देखभाल करो। बेटी ने कहा, जी पिताजी। करमचंद की बेटी और सांगा शीघ्र ही एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन बेटी ने सांगा से कहा, यहाँ अकेले आप क्या कर रहे हैं? सांगा बोला, सोच रहा हूँ। बेटी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? सांगा बोला, यह लूटपाट का जीवन मुझे पसंद नहीं। बेटी ने कहा, मुझे भी पसंद नहीं। सांगा बोला, तो फिर तुम मेरे साथ विवाह करके यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चल देती? मारू नामक एक डाकू उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने करमचंद को जाकर बताया। करमचंद ने मन में सोचा, हूं तो संग्राम को हमारा यह जीवन पसंद नहीं। करमचंद्र ने मारू को सांगा पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी। एक दिन मारू को आया देख करमचंद्र ने पूछा, क्या बात है मारू? मारू बोला, आप स्वयं बाहर चलकर देखिए मालिक। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। करमचंद ने देखा, सोए हुए संग्राम के सिर के ऊपर एक विशालकाय सर्प फन फैलाए उसकी रक्षा कर रहा है। यह देख करमचंद मारू से बोला, यह संग्राम के राजा बनने का संकेत है। इस बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, संग्राम से भी नहीं। और मन में सोचने लगा, मेरी बेटी के लिए संग्राम से बढ़िया वर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन करमचंद ने संग्राम को बुलाकर कहा, हमने सुना है तुम्हें हमारा यह लूटपाट का जीवन पसंद नहीं। सांगा बोला, आपकी बेटी को भी यह सब पसंद नहीं। करमचंद ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? सांगा बोला, उसी ने मुझे बताया है। करमचंद ने कहा, तो तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे हो? सांगा बोला, जी हाँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। करमचंद ने कहा, मुझे स्वीकार है, पर वचन दो कि तुम उसे कभी दुख नहीं पहुंचाओगे। सांगा बोला, आप मेरा विश्वास कीजिए। शादी के बाद सांगा सपत्नी करमचंद के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा तो करमचंद ने कहा, संग्राम, मैं तुम्हें अपने दल का नायक घोषित करता हूँ। सांगा बोला, पर मुझे तो मेवाड़ का राजा बनना है, आपके दल का नायक नहीं। करमचंद ने कहा, मेवाड़ का राजा? क्या यह हवाई किला नहीं? सांगा बोला, राणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र राणा सांगा के लिए नहीं। करमचंद चौंक कर बोला, राणा सांगा? सांगा ने कहा, जी हाँ, मैं राणा सांगा हूँ। किंतु जब तक मैं चित्तौड़ की स्थिति का पता नहीं लगा लेता, तब तक आप इस बात को अपने तक ही रखेंगे और मेरा संरक्षण करेंगे। करमचंद बोला, मैं अपना आदमी आज ही चित्तौड़ भेजूंगा। करमचंद का दूत चित्तौड़ से खुशखबरी लेकर लौटा। सांगा के बुरे दिन बीत चुके थे, क्योंकि पृथ्वीराज और जयमल दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उसने बताया,
महाराज के सिपाही चारों ओर आपको ढूंढ रहे हैं। करमचंद बोला, तुम्हें शीघ्र चित्तौड़ जाना चाहिए। उधर चित्तौड़ में रानी कह रही थी, मेरे दोनों लड़के मारे गए और सांगा का अब तक कोई पता नहीं। राजा ने दुखी होकर कहा, पता नहीं मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। मंत्री बोला, महाराज धीरज धरें, हमारे आदमी चारों ओर उन्हें। उसी समय दरबान ने आकर बताया, महाराज की जय हो, युवराज सांगा पधारे हैं। रानी खुशी से बोली, मेरा बेटा। कहाँ है मेरा बेटा? राजा ने पूछा, कहाँ है वह? मंत्री बोला, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। राजा ने पूछा, बेटे इतने दिनों तक कहाँ रहे तुम? रानी बोली, जहाँ कहीं भी रहा हो, अब तो वह हमारे पास है। सांगा ने कहा, हाँ माँ, अब तो मैं जीता जागता आपके सामने हूँ। कुछ समय बाद रायमल की मृत्यु हो गई। राजा बनकर सांगा ने कुछ ही सालों में मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। एक दिन दरबार में उसने कहा, इब्राहिम लोदी की शक्ति दिन पर दिन घटती जा रही है। इस स्थिति में सुल्तान को हराना हमारे लिए आसान होगा। सेनापति बोला, दिल्ली विजय अर्थात पूरे देश पर अपना शासन, अपना राज्य। एक सिपहसलार बोला, किंतु मालवा का सुल्तान? सांगा ने कहा, महमूद खिलजी। सेनापति बोला, हम उसे इतनी बार हरा चुके हैं कि वह अब हमसे लड़ने का साहस ही नहीं करेगा। लेकिन महमूद खिलजी कुछ और ही सोच रहा था। उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। सांगा ने पूरे बल से उसके आक्रमण का उत्तर दिया, हर हर महादेव। सांगा मन में बुदबुदाया, सुल्तान इस बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और सुल्तान गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सेना भाग चुकी थी। यद्यपि महमूद खिलजी एक बंदी था, फिर भी उसे मेहमानों सा सम्मान दिया गया। सुल्तान ने सांगा से पूछा, मुझ जैसे कैदी के साथ यह शाही बर्ताव क्यों? सांगा ने कहा, क्योंकि आप राजा हैं और इस समय महल में हमारे अतिथि हैं। सुल्तान बोला, मैं आसानी से भाग भी सकता हूँ। सांगा ने कहा, यह आपकी कायरता होगी। महमूद से 4 बड़े प्रांत भिलसा, सारंगपुर, चंदेरी और रणथंबोर भेंट में लेकर ही सांगा ने उसे रिहा किया। इसी बीच बाबर ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी। सांगा ने कहा, बाबर भी एक लुटेरा है। सेनापति बोला, यदि लोदी युद्ध हार गया तो बाबर उससे धन लेकर लौट जाएगा। एक सिपहसलार बोला, यदि वह नहीं लौटा तो भी हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरे सिपहसलार ने कहा, नया शासन होने के कारण वह हमारी सेना के आगे टिक नहीं सकेगा। सेनापति बोला, हम लोदी से लड़े या बाबर से, बात एक ही है। सांगा ने कहा, हमें किसी भी मूल्य पर दिल्ली जीतनी ही होगी। अप्रैल सन 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के तख्त पर बैठते ही चित्तौड़ पर चढ़ाई की तैयारियां करने लगा। सांगा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। एक सिपहसलार बोला, आश्चर्य है, देखते देखते बाबर ने सैनिक तैयारी कैसे पूरी कर ली। दूसरे सिपहसलार ने कहा, वह महत्वाकांक्षी लगता है। सांगा ने कहा, हर वीर पुरुष महत्वाकांक्षी होता है। शिलादित्य, हमें अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बनाना होगा। शिलादित्य बोला, उसे हमारी पवित्र धरती से खदेड़ना ही होगा। सांगा ने कहा, हमें तुम जैसे उत्साही लोगों की आवश्यकता है। शिलादित्य, मैं सेना का सुरक्षा विभाग तुम्हें सौंपता हूँ। मंत्री बोला, हमें पूरा विश्वास है तुम इस उत्तरदायित्व को प्रतिष्ठा और ईमानदारी से निभाओगे। शिलादित्य बोला, मैं अपने प्राण देकर भी इस उत्तरदायित्व को निभाऊंगा। उधर बाबर के दिल्ली दरबार में
सिपहसलार ने बाबर से कहा, जहांपनाह, राणा सांगा से लड़ना खतरे से खाली नहीं। दूसरे सिपहसलार ने कहा, हमारे सिपाहियों में राजपूतों की बहादुरी से खौफ फैला हुआ है। बाबर बोला, आखिर हम भी तो देखें, एक आंख और एक हाथ वाला यह बहादुर कैसा है। मार्च सन 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर की फौजों में घमासान लड़ाई हुई। बाबर के करीब 1500 सैनिकों का पहला दल खेत रहा। मदद के लिए तुरंत एक टुकड़ी भेजी गई, लेकिन वह भी घबरा कर पीछे हट गई। सिपहसलारों आकर बाबर को बताया, जहांपनाह, हमारे सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए हैं। बाबर बोला, हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं। बाबर ने शराब की सुराहियों को तोड़ देने का हुक्म दिया और बोला, मैं कसम खाता हूँ, शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर हिम्मत पस्त सिपाहियों को उसने उत्साह दिलाया। पाक कुरान की कसम, जीत हमारी ही होगी। और मन ही मन सोचने लगा, मुझे उम्मीद है सुलह करने की नौबत नहीं आएगी। पर लड़ाई के दूसरे ही दिन बाबर ने अपना आदमी सुलह के लिए सांगा के पास भेजा। सांगा ने उससे कहा, बाबर का संधि प्रस्ताव हम तभी मानेंगे जब वह हमारी शर्तें मान लेगा। लेकिन बाबर ने सांगा की शर्तें मंजूर नहीं की। थोड़ी देर बाद दरबान ने आकर बताया, जहांपनाह, राणा सांगा का आदमी आया है। बाबर ने कहा, उन्हें बाइज्जत यहाँ ले आओ। शिलादित्य बोला, आप हमारी शर्तें मान लीजिए। राणा सांगा को हराना संभव नहीं। बाबर ने कहा, लेकिन आप इसे संभव बना सकते हैं। शिलादित्य बोला, आप कहना क्या चाहते हैं। बाबर ने कहा, अगर हम दोनों दोस्त बन जाएं, तो एक दूसरे को मनचाही मुराद मिल जाएगी। शिलादित्य बोला, अर्थात युद्ध में जीत आपको मिले। बाबर ने कहा, और चित्तौड़ का तख्त आपको। लालच ने शिलादित्य को अंधा बना दिया। वह बोला, अपने वचन से आप फिर तो नहीं जाएंगे। बाबर ने कहा, नहीं, पाक कुरान की कसम। बाबर से मिलकर शिलादित्य ज्यों ही अपने खेमे में लौटा, सैनिक ने बताया, महाराज आपके बारे में कब से पूछ रहे हैं। शिलादित्य बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह मन में सोच रहा था, कहीं मेरा भेद खुल तो नहीं गया। शिलादित्य ने अंदर जाकर कहा, महाराज क्षमा करें, मुझे आने में विलंब हुआ। सांगा ने उससे कहा, एक एक पल हमारे लिए मूल्यवान है। सेनापति बोला, बाबर ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सांगा ने सिपहसलारों के साथ महल की छत पर जाकर उनसे कहा, कल का युद्ध इस घाटी में होगा। हमारा आक्रमण दोहरा होगा। वहां हमारी सेना शत्रु पर सामने से आक्रमण करेगी और उस पहाड़ी पर हम लोग शत्रु पर पीछे से धावा बोलेंगे। हमारी आगे वाली सेना शक्तिशाली होनी चाहिए, नहीं तो शत्रु सीधा चित्तौड़ तक पहुंच जाएगा। सांगा ने कहा, इसीलिए मैं यह कार्य तुम्हें सौंपता हूँ। शिलादित्य, मेरा दल शत्रु पर पीछे से आक्रमण करेगा। शिलादित्य बोला, मेरा कौशल देखकर आप भी आश्चर्य करेंगे। सांगा ने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रात के अंधेरे में सांगा अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर सामने पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। सांगा ने सैनिकों से कहा, दोनों ओर की सेनाएं तैयार हो रही हैं। मां चंडी की शपथ, विजय हमारी होगी। आज का दिन निर्णायक होगा। थोड़ी देर बाद दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ी। अचानक सांगा के सिपहसलार ने कहा, वह देखो। एक दूसरे से न लड़कर दोनों सेनाएं मिल गई और चित्तौड़ की ओर बढ़ रही हैं। सांगा बोल उठा, विश्वासघात। शिलादित्य, मैंने तुम पर विश्वास किया और शिलादित्य के साथ सेना का बड़ा दल था,
इसलिए सांगा को अपनी योजना त्यागनी पड़ी। वह बोला, अब पीछे से आक्रमण करने से कोई लाभ नहीं। राणा सांगा अपने साथियों के साथ पहाड़ियों में भटकते रहे और मुगलों पर हमले का अवसर देखते रहे। सांगा ने सिपहसलारों से कहा, जब तक मैं मुगलों को हरा नहीं लेता, मेवाड़ नहीं लौटूंगा। यह मेरा प्रण है। सिपहसलारों ने कहा, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जंगल के कठिन और खतरनाक जीवन का राणा सांगा के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। वे बीमार पड़ गए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने का उन्हें बहुत दुख था। राणा सांगा बोले, जननी जन्मभूमि, अपने इस दोषी बेटे को क्षमा करना। कुछ महीनों के बाद बसवा नामक एक पहाड़ी गांव में उनकी मृत्यु हो गई। यदि शिलादित्य ने राणा सांगा के साथ गद्दारी न की होती तो शायद भारतवर्ष को विदेशी शासकों का गुलाम न बनना पड़ता। चित्रकथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक अनलाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।